प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किला से विश्वकर्मा योजना की घोषणा के बाद योजना में सम्मिलित सभी जातियां बेहद खुश हैं। सभी जातियां मिलकर प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहती हैं। इस सिलसिले में आज नई दिल्ली के स्वर्ण जयंती सदन स्थित सभागार में एक छोटी सी सभा आहूत की गई। इस छोटी सी सभा की अध्यक्षता भाजपा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने किया। यहाँ पर उपस्थित सभी जातियों के नेता, जिसमें लोहार, कोहार, धोबी, धरक्यार, भुर्जी, नाई सभी लोग शामिल थे। प्रमुख नेताओं ने सांसद रामचंद्र जांगड़ा का अभिनंदन किया, उन्हें बधाई दी। बधाई इस बात की कि रामचंद्र जांगड़ा ने हमेशा ही सदन में पिछड़ों की आवाज़ उठाई है, दलितों की आवाज़ उठाई है और कारीगर और कामगार समाज की आवाज़ उठाई है। 18 जातियां जो विश्वकर्मा योजना में शामिल हैं, उनके प्रमुख नेताओं ने सांसद रामचंद्र जांगड़ा को अधिकृत करते हुए उनमें विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि आप जब चाहें, जहां चाहें, हम सभी को बुलाकर प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए सभा या सम्मेलन कर सकते हैं। सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जिस दिन यानी 17 सितंबर को जब भारत के प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करेंगे, उसी समय पहले से निर्धारित दिल्ली के किसी स्टेडियम में धन्यवाद सभा का आयोजन किया जाएगा और यह सभा बड़े पैमाने पर होगी, जिसमें 15 से 20 हज़ार लोगों को बुलाया जाएगा। दिल्ली और आसपास के लोगों को बुलाकर इस सभा के माध्यम से प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया जाएगा। आज की इस मीटिंग में अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जांगीर भी उपस्थित रहे। देखिए रामचंद्र जांगड़ा का संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कि उन्होंने आपकी आवाज को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। मेरे जैसा आदमी, लोग कहते हैं राज्यसभा में जाने के लिए 100 करोड़ रुपए लगते हैं। मेरे तो 100 रुपए भी नहीं लगे, मेरा जिंदगी का जो संघर्ष है वो लगा। लेकिन मेरे दिमाग में थी बात, क्योंकि एक समय ऐसा था, जैसा मैंने अपने भाई गाड़िया लोहारों का जिक्र किया, यह अवस्था सबके साथ थी। चाहे गांव का बढ़ई था, चाहे गांव का लोहार था, चाहे गांव का कुम्हार था, चाहे गांव का नाई भी था, चाहे गांव का सुनार था। एक समाज द्वारा केंद्रित स्वायत्त अर्थव्यवस्था थी। समाज द्वारा ही वो शासित होती थी। किसान के खलिहान से सबका हिस्सा बंट जाता था। ये लोहार का हिस्सा है, ये कुम्हार का हिस्सा है, ये बढ़ई का हिस्सा है, ये चमार का हिस्सा है, ये वाल्मीकि का हिस्सा है, ये नाई का हिस्सा है। किसान के खलिहान से सबका अनाज बंट जाता था, जिसके कारण किसी के घर के अंदर भूखमरी नहीं आती थी, सबको हिस्सा मिलता रहता। इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं समाज द्वारा शासित स्वायत्त अर्थव्यवस्था। लेकिन मशीनी युग ने खेती के उपकरण मशीन बना दिए, किसान को जरूरत नहीं रही, ना हड़ की जरूरत रही, ना फाड़ी कूटने वाले की जरूरत रही, ना गाड़ी बनाने वाले की जरूरत रही, ना खुरपी बनाने वाले की जरूरत रही, ना कसोला और कसी बनाने वाले की जरूरत रही, ना चौसंग और जेड़ी बनाने वाले की जरूरत नहीं। आज की पीढ़ी को तो पता ही नहीं चौसंग जेड़ी किसको कहते हैं। तो फिर ये लोग क्या करते, इनके हाथों का काम खत्म हो गया। लेकिन सरकार की पॉलिसी क्या रही? चाकू की जरूरत पड़ी इंग्लैंड से मंगा लिया, घड़ी की जरूरत पड़ी स्विट्जरलैंड से मंगा ली, कैमरे की जरूरत पड़ी जापान से मंगा लिया, कार की जरूरत पड़ी कोरिया से मंगा ली, पिस्टल की जरूरत पड़ी स्पेन से मंगा लिया, मोबाइल की जरूरत पड़ी चाइना से मंगा लिया। देश का शिल्पकार क्या करता? मशीनी युग ने हाथ का काम छीन लिया और सरकार की पॉलिसी ने
इनको समाज के अंदर सबसे ज्यादा नीची अवस्था के अंदर पहुंचा दिया। आज जो पूरे देश के अंदर ओबीसी समाज के नाम से जाने जाते हैं, कभी कभी ये देश का सबसे बड़ा प्रबुद्ध समाज था, देश का निर्माता था। और आपने प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना होगा कि जितने ग्रामीण पेशेवर दस्तकार हैं यही देश के निर्माता हैं। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा। इसलिए मैंने हर बार एक बात कही है, राजनीति के अंदर जाना 45 साल का रामचंद्र जांगड़ा जितना संघर्ष करना सबका परिवार इजाजत नहीं देता है। समाज भी जागरूक नहीं था। मैं तो बहुत लंबे संघर्ष के बाद आ गया, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो पॉलिसीज बनी, पॉलिसी मेकर आईएएस और पॉलिसी को बनाने वाले बड़े बड़े घरानों के अंदर पैदा हुए राजनीतिज्ञ, इंप्लीमेंट करने वाले आईएएस, उनमें हमारा समाज का कोई आदमी नहीं, ना राजनीति में ना आईएएस लॉबी में। फिर हमारे लिए पॉलिसी कौन बनाता? होता क्या रहा, देश का बजट सत्ता केंद्रित अर्थव्यवस्था का सिस्टम बन गया। सत्ताएं फैसला करती कि हमने बिजली सेक्टर में क्या देना है, रोड निर्माण के लिए क्या देना है, स्वास्थ्य के लिए क्या देना है, शिक्षा के लिए क्या देना है, कर्मचारियों के लिए भत्ता क्या देना है। ये सारा का सारा फैसला सत्ताएं करती हैं। हमने व्यापारी के लिए उत्थान के लिए क्या करना है, दलित उत्थान के लिए क्या करना है, पिछड़े उत्थान के लिए क्या करना है। समाज द्वारा शासित व्यवस्था नहीं, अब सत्ता केंद्रित अर्थव्यवस्था है। सत्ता फैसला करती है और जिस पंचायत के अंदर जिनका कोई प्रतिनिधि नहीं होता, उनके हक को और लोग बांट के खाते हैं। जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता, उनके हिस्से को और लोग बांट के खाते हैं। हिंदुस्तान के आजादी के इतिहास में पहली बार बजट के अंदर आप लोगों के उत्थान के लिए योजना बन के 13,000 करोड़ का प्रावधान हुआ। कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सत्ता के अंदर, सत्ता के शिखर के ऊपर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो आपके दर्द को समझता है। जब हाकिम बेदर्द हो तो फिर दर्द कौन सुनेगा? दर्द को समझने वाला व्यक्ति सत्ता के शिखर के ऊपर प्रधानमंत्री के रूप में है। इसलिए मैंने आते ही अपने फ्लैट के सामने भी बोर्ड पर एक बात कही थी कि आधुनिक भारत के विश्वकर्मा, आधुनिक भारत के शिल्पकार, उनका नाम नरेंद्र भाई मोदी जी। और इस बात को पूरे देश के अंदर कैसे ये सत्ता का वही केंद्र बना रहे जिससे हमारे उत्थान का रास्ता आगे 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 एक नया युग आता रहे, उसके लिए मैंने सभी भाइयों से अपील की थी। मैं और परमेंद्र जी उत्तर प्रदेश के अंदर गए, मैंने खुले मन से कहा, और जो मैंने आज से 2 साल पहले 3 साल पहले बात कही थी, वो परसों मुस्लिम समाज के बहुत बड़े नेता गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर में कही। मैंने कहा था स्पष्ट कि हमारे जितने पसमादा समाज के लोग हैं, सलाउद्दीन सैफी हैं हमारे भाई, जितने भी मुस्लिम शिल्पकार हैं, कोई बाबर की औलाद नहीं। बाबर जहां से आया था वहां ऊपर बालू रेत के टिब्बे और नीचे तेल है। वहां के रेत से भी कोई खिलौना नहीं बन सकता, बालू रेत से। वृक्ष वहां कोई है नहीं, खान पहाड़ वहां है नहीं, नीचे कोई सोना जवाहरात वहां कोई निकलता नहीं, पत्थर वहां नहीं, ऊपर बालू रेत के टीले और नीचे तेल, वहां शिल्पकलाएं कैसे पैदा होती? ये सारे के सारे हमारे कन्वर्टेड है। और दोष इनका नहीं, दोष यहां की व्यवस्था का है, जिन्होंने कहा कि शिल्पकार नीची जाती है, ये शूद्र लोग हैं। कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया स्वरूप अपने सम्मान के लिए धर्म का परिवर्तन किया, किसी ने दबाव में भी कर लिया होगा। लेकिन ये मेरा पक्का दावा है, या तो समाज में सम्मान पाने के लिए धर्म परिवर्तन हुआ या दबाव में हुआ। शिल्पकार समाज कभी लालच में कोई काम नहीं करता।
ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए मैंने कहा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कि जितने भी मुस्लिम शिल्पकार हैं, चाहे वो लोहे का काम करता है, चाहे वो लकड़ी का काम करता है, और चाहे वो बुनकर का भी काम करता है, चाहे कोई टोकरी भी बनाता है, वो सारे शिल्पकार भाई हमारे भाई हैं। हमने अपना परिवार बड़ा बनाना है और है हमारा परिवार, केवल उनको इकट्ठा करना, छोटा दिमाग नहीं रखना। अभी एक आध भाई का मेरे पास फोन आ जाता है, जांगड़ा जी, मैं कहा बोलो भैया, ये प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? मैंने कहा क्या किया? विश्वकर्मा समाज को धोबियों के साथ, नाइयों के साथ जोड़ दिया। भैया तुम अपने दिमाग को थोड़ा सा बड़ा बनाओ। प्रधानमंत्री जी ने कहा है ये योजना पूरे ओबीसी समाज के लिए है, लेकिन इसका नेतृत्व तो विश्वकर्मा समाज करेगा। यही प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कही है। और 13,000 करोड़ रुपया कोई छोटी राशि नहीं होती है। ये केवल मात्र 1 साल के लिए है, सदा के लिए नहीं। ये 2023-24 के बजट की राशि है। पहले ही बजट के अंदर 30 लाख लोगों का उत्थान होगा, 30 लाख लोगों का। और जब योजना बजट के अंदर आ गई तो जिस प्रकार रेलवे के लिए हर साल बजट निकलता है, सेना के लिए बजट निकलता है, रोडों के लिए हर साल बजट, परमाणु ईंधन के लिए हर साल बजट निकलता है, शिक्षा के लिए हर साल बजट निकलता है, उसी प्रकार हिंदुस्तान का बजट जिस दिन भी पास होगा उस दिन अगले पिछले साल से कुछ ना कुछ बजट बढ़ के आपके उत्थान के लिए निकलेगा। अगर इस साल वो 15,000 करोड़ का है तो अगली योजना में वो 20,000 करोड़ का होगा। ये कोई छोटी बात नहीं। और आप समझ सकते हैं कि जिस समाज के 30 लाख लोगों के उत्थान का टारगेट प्रतिवर्ष लिया गया है, तो कितना जल्दी समय में यह समाज उत्थान इसका हो जाएगा। मेरी इस संबंध में नीति आयोग के भी वाइस चेयरमैन से बात हुई। मैं और एक हमारे साउथ के हैं विश्वनाथन आचार्य जी, हम दोनों उनसे मिलके आए। हमने अच्छी तरह से समझाया और उनसे हमने एक कमिटमेंट करवाया कि जी आज कोई काम किसी समाज के लिए अछूता नहीं। आज कोई भी कपड़ा सिलता मिल जाएगा, कोई भी दाढ़ी बनाता मिल जाएगा, कोई भी लकड़ी का काम करता मिल जाएगा, कोई भी लोहे का काम करता मिल जाएगा। लेकिन ये जो योजना है ये पुश्तैनी काम करने वाले पेशेवर दस्तकार के लिए होनी चाहिए। और वही बात प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कही है कि जो ये पेशेवर लोग हैं, पुश्तैनी कारीगर जो लोग हैं, इन्हीं के उत्थान के लिए योजना बनेगी। वो सबके लिए बात अपने संबोधन में नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाद में अखबार में आई, चाहे कि खिलौने बनाने वाला है, चाहे कोई टोकरी बनाने वाला है। अब हमारे कश्यप समाज भाई है, मल्ला समाज भाई है, अब कश्ती की जरूरत नहीं। अब टोकरी बनाने वाला कोई, टोकरी की कोई डिमांड ही नहीं है। कब तक उस पैसे से लगे रहेंगे? आज तो जूता भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर बनता है। आज दर्जी का काम भी बड़े बड़े कारखानों ने, कंपनियों ने ले लिया, रेडीमेड के बड़े बड़े कारखाने। ये जो पुश्तैनी कारीगर जो लोग हैं, जो इनका काम छीन लिया गया, इन्हीं के उत्थान के लिए सारी योजना है। पहले इनका प्रशिक्षण, फर्स्ट फेज के अंदर आधुनिक प्रशिक्षण, और फिर इनके लिए एम्प्लॉयमेंट। जो अपना काम करेगा उसको बिना किसी कोलेटरल गारंटी के ऋण की व्यवस्था। हर साल पता नहीं कितना बजट, ऐसे लोग, व्यापारी, चोर वर्ग के लोग, सब नहीं होते। वो कुछ के बारे में कहता हूं, जो लोन इसीलिए लेते कि हमने देना ही नहीं है, कभी न कभी सरकार माफ कर देगी। उनमें सभी वर्गों के अंदर है। लेकिन मैं 4 साल तक बैकवर्ड क्लासेज वेलफेयर कॉर्पोरेशन का चेयरमैन रहा, जिसमें अल्पसंख्यक समाज
मुस्लिम, सिख, जैन भी, ये भी तीनों मेरे पास थे, विकलांग भी मेरे पास था और पूरा ओबीसी भी मेरे पास था। और मेरे तजुर्बा है कि ये लोग कभी भी कोई भी ऋण पैसा मारने की नीयत से नहीं लेता। 92% रिकवरी मेरे कॉर्पोरेशन की। ये लोग कमा के खाते हैं, लेके देते हैं। और इसी बात को प्रधानमंत्री जी ने समझा है। इसलिए देश में पहली बार यह हुआ कि जो भी चीज विदेश से आती है उसका भारत में निर्माण होगा। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल। अपनी चीज के ऊपर अभिमान करो, विदेशी चीज की तरफ मत जाओ। ये नारा मोदी जी के 2014 में सत्ता में आने से पहले कभी लगाई नहीं। इसलिए इन्होंने सत्ता के अंदर आते ही एक बात कही थी, आपको ध्यान दिलवा देता हूं। इन्होंने कहा सब्सिडी सहारा है लेकिन सब्सिडी समाधान नहीं। मैं लंगड़े को लाठी के सहारे नहीं चलाना चाहता, मैं लंगड़े को टांग लगाना चाहता हूं ताकि अपने पैरों पर खड़ा हो। आज तो मोदी जी का उद्बोधन याद होगा जब उन्होंने ये बात कही थी। और आज वो लंगड़े को टांग लगाने की योजना 2023-24 के बजट में मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बना दी। अब लाठी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे प्रजापति भाई कह रहे थे कि जंतर मंतर पर धरने के लिए हमारा सहयोग कीजिए। मैं आपके लिए बैठा हूं। मैंने पार्लियामेंट में पहली बार एक बात कही थी कि जो भी आदमी खड़ा होता है वही एक ही बात कहता है, किसान की एमएसपी जारी करो, फसल की एमएसपी जारी करो। मैंने कहा ये सारी दुनिया मिट्टी से बनी हुई है, हम मिट्टी से पैदा हुए, मिट्टी में ही हमने मिलना है, इसलिए मिट्टी से एमएसपी की शुरुआत करो। कुम्हार मिट्टी को खोद के, कूट के, सान के, चाक के ऊपर उतार के, फिर उसकी दोबारा मटके की पिटाई करके फिर उसको हवा में लगाता है। 80% रिकवरी आती है, 20% कच्चे रहते हैं, जरा जाते हैं या फूट जाते हैं। एक मटका कुम्हार को 2000 रुपए का पड़ता है। अगर 10% प्रॉफिट लगाओ तो 2200 का बिकना चाहिए, लेकिन बिकता 200 रुपए का। हर मटके के ऊपर कुम्हार 2000 रुपये घाटा खा रहा है। पहले उसकी एमएसपी से शुरुआत करो। लेकिन हमारे लोग जागरूक नहीं। मैंने कितने ही कुम्हार नेताओं से एक बात कही, भैया भजने भी जब भजन गाता है तो पीछे से टेक उठाने वाले चाहिए, वरना भजन का भी कोई रंग नहीं आता। मैंने कहा पार्लियामेंट में मैंने आपकी आवाज उठा दी, अब आप एक एक खच्चर रेडी के अंदर 50-50, 100-100 मटके रख के हिंदुस्तान के सारे एसडीएम कार्यालयों के ऊपर प्रदर्शन करवा दो कि किसान की फसल के साथ हमारी भी तो प्रोडक्शन है, ये भी तो हमारी फसल है, इसकी भी एमएसपी जारी करो। एक आंदोलन शुरू हो जाएगा। लेकिन किसी ने एक भी प्रदर्शन नहीं किया। कितने लोगों से मैंने कहा मैं आपकी टेक तो उठा देता हूं, पीछे पीछे आपको भी तो बोलना पड़ता है ना। आपने बोलेंगे तो मैं अकेला क्या करूंगा। इसलिए हर चीज के ऊपर जैसे कवाली चलती है तो वो तो एक शब्द कहता है, पीछे वाले उसको कवाली को कवाली बना देते हैं। हर चीज का इतिहास इसी प्रकार बनता है। नेतृत्व करने वाला जो अगर कोई स्टेप उठाता है, अगर उसके पीछे चलने वाले नहीं होते तो फिर उसकी कोई कीमत नहीं रहती। इसलिए आप साथ दीजिए, आपको प्रदर्शन करने की, धरना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बैठे हैं, ये योजनाएं पूरे देश के अंदर बनेंगी। हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी बात की है और भी हमने की है बात कि कुम्हार के लिए, परंपरागत पेशे के लिए मिट्टी की रिजर्वेशन होनी चाहिए, उनके लिए अलाट होनी चाहिए जमीनें। ये सारी बातें हैं। और इस योजना के अंदर 17 तारीख को आप सुन लोगे प्रधानमंत्री के मुख से क्या क्या होने वाला। 13,000 करोड़ रुपया वैसे ही नहीं खर्च होता है, छोटी राशि नहीं होती है, और हर साल ये बजट में बढ़ेगा जैसे मैंने बताया। अब मेरी एक इच्छा है और वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी
जैसे ही घोषणा करें तो जो मैंने बात कही थी कि रागनी रागनी तभी बनती है जब पीछे से टेक उठाने वाले, तो उसी दिन दिल्ली के किसी बड़े स्टेडियम के अंदर उसी दिन हमें प्रोग्राम करते हैं 17 सितंबर को। प्रधानमंत्री जी उस आवाज को, एक लाइन को पूरी कव्वाली बना दें, एक लाइन को पूरी रागनी बना दें, उनको भी पता चले कि मैंने जिस समाज के लिए कुछ किया है वो समाज भी मेरे पीछे खड़ा है। ये सदा की कहावत है कि सिंह बण के अंदर जिंदा रह सकता है और बण सिंह के कारण ही सुरक्षित रह सकता है। जिस वन के अंदर सिंह नहीं होता उस जंगल को काट दिया जाता है, और जिस सिंह को जंगल नहीं मिलता उस सिंह का भी शिकार कर दिया जाता है। इसलिए दोनों एक दूसरे का सहारा होते हैं। प्रधानमंत्री जी अगर हमारे शेर हैं तो उनके लिए जंगल का काम हम कर सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या हमारी मुस्लिम समाज, रामगढ़िया समाज, पूरा ओबीसी समाज, ऐसी समाज, ये जो वानर है, भील और वानर, ये जब सीता को छुड़वा लाए थे अकेले ही लड़ लिए थे, और हम तो इतने एहसान मानने वाले लोग हैं। हमारे तो श्री राम ने एक छोटे से काम कर दिया था कि सबरी के झूठे बेर खा लिए थे, उसी पर हमने तो इतना एहसान मान लिया था कि कितना बड़ा आदमी है जो हमारे झूठे बेर खा सकता है। और सीता को छुड़ाने के लिए हमने तो कितना बलिदान दे दिया था। अब तो आज के राम ने तो हमारे झूठे बेर नहीं खाए, हमारे लिए तो बाग लगाया, उसके फल भी हमें नहीं खाने, उन्होंने तो बाग लगाने का काम किया। अब उस माड़ी के पीछे भी हमने खड़ा होना जिसने ये बाग लगाया। तो अगर मैं कोई ऐसा काम आपके भरोसे निश्चित कर लूं कि 17 सितंबर को इस घोषणा के साथ ही दिल्ली के किसी भी स्टेडियम के अंदर हम भी 8-10 हजार की संख्या के अंदर उसी दिन इस बिगुल के साथ अपनी आवाज को उठा दें कि हम पीछे खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी, आप 2024 की चिंता छोड़ दो, 2029 की भी चिंता छोड़ दो। जो आपका सपना है कि 100 वर्ष की आजादी के बाद 2047 में विश्व का सिरमौर होगा, उस सपने को हम पूरा करें। तो हम आपकी सहमति से 17 सितंबर का प्रोग्राम दिल्ली के किसी भी स्टेडियम में जिसमें हमें जगह मिल जाए, उसकी बुकिंग मिल जाए, आपके भरोसे से ये काम कर सकते हैं। जांगड़ा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जांगड़ा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जांगड़ा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप सबकी अनुमति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से ऐसे प्रबुद्ध जन हमारे बीच में और भी हैं, महाराज जी भी बैठे हैं, और भी समाजों से लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी बात बहुत ही सुंदर शब्दों में बोलनी थी, लेकिन उन सबसे माफी चाहते हुए, क्योंकि समय ज्यादा हो गया था और आज 11 बजे का समय दिया था, मौसम भी खराब था, कोई किसी टाइम चला, कोई किसी टाइम, कोई जाम में फंस गया, कोई और कहीं रह गया। हमारी बहनें भी आई हैं कुछ। अब देखिए, मैंने पार्लियामेंट में भी ये बात कही थी कि कितने असुविधाजनक वातावरण के अंदर हमारे गाड़िया लोहार समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन इनके बच्चों की सुंदरता, सुडोलता देखने के लायक। अगर इनको पूरा चांस दे दिया जाए, पूरी सुविधा दे दिया जाए, तो इनके सामने कौन ऐश्वर्या रहे, क्या करे। ये सारी ममता सौदा बन सकती है, ये सारे बजरंग पूनिया बन सकते हैं इनके नौजवान भी, बशर्ते इनको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कही थी कि अवसर का अधिकार, अवसर की समानता दी जाए। और वो अवसर की समानता हिंदुस्तान के बजट में 17 तारीख से, चाहे जो भी पेशेवर शिल्पकार है, चाहे वो रामगढ़िया है,
चाहे हमारा मुस्लिम भाई है और चाहे हिंदू समाज से है, उन सब के लिए एक नए उत्थान का युग 17 तारीख से शुरुआत हो जाएगी। तो जैसे ही किसी स्टेडियम का हमें उसकी अनुमति मिल जाएगी, आप सब तक उसकी सूचना पहुंच जाएगी। आज जितने आए हैं एक एक आदमी 100 आदमी लेके आएगा और उस दिन दिल्ली के अंदर जैसे ही प्रधानमंत्री की घोषणा हो उसी दिन ये शिल्पकार समाज भी प्रधानमंत्री जी के लिए आगे की विजय की घोषणा कर देंगे।